आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा आपके पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन पे बात करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल क्या होता है, और हमने एक डेटा मॉडल ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा था। मेरे ख्याल से आपको याद होगा एंटिटी के जो बारे में जो हम बात करें तो एंटिटी मतलब एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट या थिंग हो सकती है, या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट्स की मदद से अलग कर सकते हैं तो हम उसको एंटिटी बोल सकते हैं। तो वो हमारी एंटिटी होती है जो कि ईआर डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा हमने बात की थी विशेषताएं, दैट इज एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी। एट्रीब्यूट्स का मतलब जो गुण की बात होती है जिसके बेसिस पे हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अलग कर पाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी डेटा मॉडल्स की। इसको हम डेटा मॉडल भी कह सकते हैं या डेटाबेस मॉडल भी कह सकते हैं। जब भी हमें एक अच्छा डेटा मॉडल बनाना है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके लिए कोई एक अच्छा मॉडल यूज़ करना पड़ता है। तो जितने हमने डेटा मॉडल्स पढ़े थे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ईआर डेटाबेस ईआर मॉडल हमने पढ़ा था, तो इनमें से हम किसी एक मॉडल को लेके एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। तो इसमें से जो हम पॉपुलर मॉडल आज की डेट में इस्तेमाल होते हैं वो रिलेशनल होता है या ईआर मॉडल होता है। तो हमने ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा था। ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहाँ पे हम 4 चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। वो 4 चीज़ें होती हैं एंटिटी, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट। इसके हमने बहुत सारे सिंबल्स भी देखे थे जो कि हम एक ईआर डायग्राम को जब बनाते हैं तो उसके बारे में बनाने के लिए हमें उन सिंबल्स को यूज़ करना पड़ता है। साथ में हमने कार्डिनैलिटी भी देखी थी, ऑर्डिनैलिटी भी देखी थी, जो 2 एंटिटी के बीच में मैक्सिमम रिलेशनशिप कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जिसमें हमने 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to 1, many to many हमने देखा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज जो हम बात करेंगे वो इसका सेकेंड पार्ट, जो हम एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात करते। तो इस व्याख्यान में हम जो पूरा हमारा बात होगी वो एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पे होगी, और इसके अंदर जो भी नए फीचर हमने ऐड किए हैं जैसे जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 1980 के दशक से के अंत में जैसे जैसे डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, डेटाबेस मॉडलिंग के लिए ट्रेडिशनल ईआर मॉडल का उपयोग करना अधिक कठिन हो गया। इसीलिए मौजूदा ईआर डायग्राम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए ताकि इससे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए ट्रेडिशनल ईआर मॉडलिंग में कुछ अन्य सुधारों के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जोड़ी गई जो कि एक्सटेंडेड ईआर मॉडलिंग कहलाती है, जिसमें हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन की बात करते हैं। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन आता है तो वहाँ हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ट्रेडिशनल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और वहाँ पे हमें एक एक्सटेंडेड वर्जन या एनहांस वर्जन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं। इसका प्रयोग जनरल क्लास क्रिएट करने के लिए किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग सुपर क्लास क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। यह एक बॉटम टू अप अप्रोच है, मतलब बॉटम से अप अप्रोच है। जनरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लासेस के एक समान कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उन्हें जनरलाइज सुपर क्लास में जोड़ दिया जाता है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें पहली चीज़ ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, बॉटम से अप अप्रोच चलता है। दूसरा, सब क्लासेस को मिलाकर हम एक सुपर क्लास बनाते हैं। और हम जब भी जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो जनरलाइजेशन का उपयोग लो लेवल एंटिटी सेट के बीच में समानता मतलब सिमिलैरिटी को पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और स्कीमा में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हाइड किया जाता है। तो चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जनरलाइजेशन क्या होता है। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं हमारे पास 4 एंटिटी हैं। व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रक है।
आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हीकल, वो हमारा सुपर क्लास है, ये आप पेरेंट भी बोल सकते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं कार, बस और ट्रक, ये आप सब क्लासेस कह सकते हैं या चाइल्ड कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे व्हीकल से, व्हीकल इज ए कार, व्हीकल इज ए बस, व्हीकल इज ए ट्रक हम कह सकते हैं। और जो भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जो भी हमारे पेरेंट के पास होगा वो हमारे चाइल्ड के पास भी होगा। तो इस तरीके से हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है, ये बॉटम से अप अप्रोच चलता है, यानी हम एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को जोड़ते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, और उनके बीच में जो डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं उसको हम हाइड कर देते हैं। तो कार, बस और ट्रक, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इससे हम एक हायर लेवल एंटिटी बना सकते हैं जिसको हम व्हीकल कहते हैं। तो ये हमारा जनरलाइजेशन हो गया। अभी जैसे हमने बात की इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। इसमें हम दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, पहला है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस और दूसरा है पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। जब मैं एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो आपके पेरेंट के पास है वो चाइल्ड के पास भी होता है, यानी अगर हायर लेवल एंटिटी के पास जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो लोअर लेवल एंटिटी भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल एक हायर लेवल एंटिटी है और कार एक लो लेवल एंटिटी है या सब क्लास है। तो व्हीकल का अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, जैसे मेक है या उसका आप कोई और एट्रीब्यूट है, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके कार में भी यूज़ हो जाते हैं, और कार का अलग से जो एट्रीब्यूट है वो तो वो इस्तेमाल कर ही सकता है। तो ये आपका एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस है। वैसे ही आपका पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस, पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस में भी वैसा ही होता है। अगर कोई ऊपर की क्लास, या जैसे हम बात करें व्हीकल, अगर ये किसी रिलेशनशिप में है किसी दूसरे एंटिटी के साथ, तो उस रिलेशनशिप को भी लोअर लेवल एंटिटी जो कार है वो भी इस्तेमाल कर सकती है, और साथ में वो अपने रिलेशन जो उसके खुद के रिलेशनशिप है उसको भी वो कर सकती है। तो ये दोनों के दोनों इनहेरिटेंस, आप एट्रीब्यूट कहें या पार्टिसिपेशन, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में। आइए चले हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि एट्रीब्यूट और पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो पहले हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हीकल से हमारे पास कार है, व्हीकल से हमारे पास बस है, व्हीकल से हमारे पास ट्रक है। तो अगर हम बात करें तो कार के पास, अगर हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की बात करें तो कार के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, जो व्हीकल के पास है मतलब पेरेंट के पास है वो, और जो उसका खुद का है वो भी उसके पास होगा। तो यानी कार के अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो व्हीकल से उसे क्या मिलेगा, मॉडल मिलेगा, चेसिस नंबर मिलेगा, मेक मिलेगा। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हमारे सुपर क्लास से मिलेंगी उनको, और कार की खुद की कलर, तो इसके पास 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। वैसे ही अगर हम बस की बात करें तो बस के पास भी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, मॉडल होगा, चेसिस नंबर होगा, मेक होगा और सीट नंबर। तो इसके भी पास 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। वैसे ही अगर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक भी वैसे ही काम करेगा, मॉडल, चेसिस नंबर, मेक और लोड कैपेसिटी, ये 4 एट्रीब्यूट होगा। तो ये एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्हीकल के पास एक दूसरे एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योर्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो रिलेशनशिप है ये भी कार, बस और ट्रक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में जो मौजूदा उनके पास खुद का एक रिलेशनशिप है, जैसे आप कार के पास देखते हैं उसका खुद का एक रिलेशनशिप है, तो वो तो उसको इस्तेमाल कर ही सकता है। साथ में जो सुपर क्लास की रिलेशनशिप्स हैं उसको भी वो ले सकता है। तो इसको हम पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये दोनों एट्रीब्यूट और पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन को अगर हम एक शब्द में, एक वाक्य में बोलें तो ये क्या होता है, जनरलाइजेशन का विपरीत होता है या अपोजिट होता है। इस प्रोसेस में आप केवल एक सुपर क्लास से एक से ज़्यादा सब क्लास बना सकते हैं। यह कैसा अप्रोच होता है, टॉप से डाउन अप्रोच होता है या बॉटम अप्रोच होता है, प्रक्रिया होती है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो क्या फीचर्स रहते हैं, पहला स्पेशलाइजेशन एक जनरलाइजेशन का विपरीत होता है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन में एक एंटिटी को
उसकी विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सब एंटिटीज़ में विभाजित किया जाता है। स्पेशलाइजेशन टॉप से डाउन अप्रोच होता है, जहां हाई लेवल एंटिटी को 2 या 2 से ज़्यादा लोअर लेवल एंटिटीज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा स्पेशलाइजेशन को बताता है। तो चलिए इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। हम वही उदाहरण ले रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारा एरो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो हमारे पास जो सुपर क्लास की व्हीकल, हमने उसके साथ क्या किया, उसको हमने सब डिवाइड किया उसके सब क्लासेस में। मतलब व्हीकल इज ए कार, व्हीकल इज ए बस, व्हीकल इज ए ट्रक। तो हम ये कह सकते हैं ये स्पेशलाइजेशन है। जैसे जैसे हम स्पेशलाइजेशन को लगाएंगे हमारा जो डेटा है वो रिफाइन होगा, या आप कह सकते हैं हमारा जो स्कीमा है वो रिफाइन होगा। सो इस तरीके से हम स्पेशलाइजेशन को लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन हमने दोनों दिखाया हुआ है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एट्रिब्यूट इनहेरिटेंस भी लगेगा, और साथ में आप देख सकते हैं जनरलाइजेशन का अप्रोच कैसा है और स्पेशलाइजेशन का अप्रोच कैसा है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि हम एक स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के हिसाब से हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अगर हम टॉप लेवल एंटिटी की बात करते हैं तो पर्सन है हमारे पास, पर्सन का नाम है, स्ट्रीट नंबर है, सिटी है। तो पर्सन क्या है, इज ए एम्प्लॉय, पर्सन इज ए कस्टमर। अब इस एम्प्लॉय को भी हम आगे और स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय इज ए ऑफिसर, एम्प्लॉय इज ए टेलर, एम्प्लॉय इज ए सेक्रेटरी। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को हमने बनाया है। तो अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये हमारा जनरलाइजेशन कहलाता है, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम इसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन क्यों कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमें इनिशियली पता था कि ये एक पर्सन है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको रिफाइन किया हमें वो समझ आया कि वो जो पर्सन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो या तो एक ऑफिसर हो सकता है, या तो एक टेलर हो सकता है, या तो एक सेक्रेटरी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस और पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस की बात करें तो देखिए, अगर हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑफिसर के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम होगा, स्ट्रीट होगा, सिटी होगा। अब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय की सैलरी होगा, और वहाँ से हमारे पास अगला जो आएगा वो ऑफिस नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 5 एट्रीब्यूट्स आपके ऑफिसर के पास होगा। वैसे ही अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम होगा, स्ट्रीट होगा, सिटी होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, टेलर का स्टेशन नंबर रहेगा और आवर्स वर्कड। तो इसके पास ही 5 एट्रीब्यूट्स होंगे। और अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी के पास कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, वैसे ही नेम होगा, स्ट्रीट होगा, सिटी होगा और आवर्स वर्कड। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स, और सैलरी ये भी आपके पास होगा। तो आप देख सकते हैं इतने एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के द्वारा आएंगे। वैसे ही अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर के पास कितने आएंगे, नेम आएगा, स्ट्रीट आएगा, सिटी आएगा और क्रेडिट रेटिंग आएगा। सो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अब वही अगर हम पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो भी पर्सन का रिलेशनशिप होगा किसी दूसरी एंटिटी के साथ उसको ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपके किसी भी डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एग्रीगेशन की। जब मैं एग्रीगेशन बोलता हूँ तो एग्रीगेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो इसका सबसे पहला कारण है कि ईआर मॉडल में एक लिमिटेशन यह है कि हम रिश्तों के बीच संबंधों को व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब 2 रिलेशनशिप को आपस में जोड़ नहीं सकते, उसके बीच में हम कोई संबंध क्रिएट नहीं कर सकते। तो एग्रीगेशन का उपयोग करके हम रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स के बीच संबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा काम एग्रीगेशन करता है। एग्रीगेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन है जिसके माध्यम से हम रिलेशनशिप्स को हायर लेवल एंटिटी के रूप में माना जा सकता है। एग्रीगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब 2 एंटिटीज के बीच में संबंध को सिंगल एंटिटी माना जाता है और फिर इस सिंगल एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी के साथ संबंध हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो लिमिटेशन आपका ईआर मॉडल में था उसको कहीं ना कहीं हम एग्रीगेशन के माध्यम से हटा सकते हैं। उस लिमिटेशन को हटा के हम 2 रिलेशनशिप के बीच में भी एक रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं
या उनको जोड़ सकते हैं एग्रीगेशन के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक टर्नरी टाइप का आपका रिलेशनशिप है जिसमें एक एम्प्लॉई है, वो वर्क्स ऑन जॉब पे एक जॉब करता है और एक ब्रांच में करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 4 एंटिटी आपको दिख रही है, एक एम्प्लॉई है, एक जॉब है, एक ब्रांच है, एक मैनेजर है। तो पहले हमारे डायग्राम में एम्प्लॉई, ब्रांच और जॉब आपस में वर्क्स ऑन रिलेशनशिप के द्वारा जुड़ी हुई थी। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि अब एक मैनेजर एंटिटी भी हमें इसमें जोड़नी है और मैनेजर का काम क्या होगा, इन तीनों एंटिटी को मैनेज करना। तो अब आप जैसा भी हमने देखा कि हम 2 रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते या जोड़ नहीं सकते। तो जैसे आप देख सकते हैं मैनेजर मैनेजेस, तो इस मैनेजेस को मैं वर्क्स ऑन के साथ डायरेक्टली जोड़ नहीं सकता। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सारे एंटिटीज़ के साथ अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, जिससे रिलेशनशिप की डुप्लीकेसी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉई, मैनेजेस ब्रांच, मैनेजेस जॉब। तो यहाँ तो हमारे पास 4 एंटिटी थी, तो इसलिए हमने बड़े आसानी से इसको ड्रॉ कर लिया। लेकिन आप सोचिए अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ हैं और अगर हमें इस चीज़ को परफॉर्म करना है, तो आप सोच सकते हैं इस रिडंडेंसी ऑफ रिलेशनशिप के कारण आपका डायग्राम कैसा होगा, कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को हटाना होता है, तो जिसको हम एक एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू यानी एग्रीगेशन थ्रू हम उसको हटा सकते हैं। तो चलिए हम कैसे करते हैं, हम अगले डायग्राम में देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमने जितनी भी एंटिटी थी हमारे पास, एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच जो वर्क्स ऑन पे थी, तो हमने इसको क्या किया, इन सभी को एक साथ जोड़ा और एक हाई लेवल एंटिटी बना दी। जैसे ही ये एक एंटिटी बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक एंटिटी है तो इसको हम दूसरी एंटिटी के साथ जोड़ सकते हैं। तो बड़े आराम से हम मैनेजर को मैनेजेस इस एंटिटी को हम कर सकते हैं। ये हाई लेवल एंटिटी होने के कारण जो भी रिडंडेंसी थी आपके रिलेशनशिप में, उस चीज़ को हम बड़े आसानी से हटा सकते हैं और इसके कारण हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं। सो एग्रीगेशन इस तरीके से काम करता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पूरा पर्पस जो ER को पढ़ने का था कि हम अगर ER मॉडल को इस्तेमाल करते हैं तो हम एक कैसे अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं, वो हमें देखना था। तो चलिए उसके लिए हमने कुछ उदाहरण लेके रखे हुए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि अगर मेरे पास एक ER मॉडल है या ER डायग्राम है तो हम कैसे उससे एक अच्छा टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास पर्सन है, एम्प्लॉई है, कस्टमर है, ऑफिसर है, टेलर है और सेक्रेटरी है। तो जब हम इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनके टेबल नहीं बनेंगे और जितने भी लीफ नोड्स हैं उन्हीं के टेबल बनेंगे। अब बात आती है लीफ नोड किसे कहेंगे और इंटरनल नोड्स किसे कहेंगे। तो जो नोड लीफ नोड होते हैं, जैसे पेड़ आपने देखा है, उस पेड़ में अगर हम बात करें तो पत्तियां उसकी लीफ होती हैं, वो लीफ नोड्स कहलाती हैं। और इसके अंदर जो ब्रांचेस होते हैं वो उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर हम लीफ नोड्स की बात करें तो लीफ नोड क्या है, कस्टमर है हमारे पास, ऑफिसर है, टेलर है और सेक्रेटरी है। तो ये सारे के सारे हमारे लीफ नोड्स हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसे हमारे पास एम्प्लॉई है या पर्सन है, ये के सारे हमारे इंटरनल नोड्स होते हैं। तो चलिए इसके द्वारा हम जो टेबल फॉर्म कर पाएंगे वो कौन कौन से कर पाएंगे। पहला कस्टमर, हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो पहला कस्टमर टेबल हम बना सकते हैं। अब इस कस्टमर टेबल में हमारे एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, तो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के द्वारा आपको हमने अभी बताया, नेम होगा जो उसके पेरेंट के पास है, नेम होगा, स्ट्रीट होगी, सिटी होगी और इसका खुद का एट्रीब्यूट क्रेडिट रेटिंग। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे यानी कॉलम्स हो जाएंगे और टेबल का नाम कस्टमर हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरे की बात करते हैं, ऑफिसर। अगर ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर टेबल का नाम रहेगा, जो एंटिटी है वही इसका टेबल का नाम रहेगा और उसके एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस के द्वारा ऑफिसर में देखिए हमें क्या क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, स्ट्रीट मिलेगा, सिटी मिलेगा जो हमें पेरेंट से मिल रहा है। उसके बाद इसका एक और पेरेंट है जो एम्प्लॉई है, उससे हमें सैलरी मिलेगी और उसके बाद इसका खुद का जो है, उसका खुद का जो है वो है ऑफिस नंबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टेलर की, तो टेलर का भी वैसे ही रहेगा। टेलर में अगर हम बात करें तो टेलर अपने
सुपर क्लास जो हम कह रहे हैं पर्सन से, वैसे ही नेम लेगा, स्ट्रीट लेगा, सिटी लेगा, उसके बाद उसका करंट पेरेंट जो है एम्प्लॉय, वहाँ से वो सैलरी लेगा, और उसके बाद उसके खुद के जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टेशन नंबर और आवर्स वर्कड, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। वैसे ही हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी भी वैसा ही रहेगा, उसके पास नेम, स्ट्रीट, सिटी, पेरेंट क्लास से आएगा मतलब पर्सन से आएगा, सैलरी उसके करंट पेरेंट एम्प्लॉय से आएगा, और उसके बाद उसका खुद का एट्रीब्यूट आवर्स अंडरस्कोर वर्कड, ये उसके पास आएगा। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम, अगर हम ER डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो बड़े आसानी से एक हम अच्छा उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ नियमों को देखते हैं जिसके द्वारा हम बड़े आसानी से किसी भी ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले नियम को हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर केवल सिंपल एट्रीब्यूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम ER का जो डायग्राम है आप उसमें देख रहे हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, ब्रांच है, एज है। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो जो एंटिटी का नाम है वो है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल का नाम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसके 3 सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। आपको याद होगा हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था, तो एट्रीब्यूट्स में हमने 5 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड। तो रोल नंबर कैसा है, एक सिंपल एट्रीब्यूट अगर हम बात करें तो सिंपल एट्रीब्यूट रोल नंबर है। और देखिए उसके नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन का मतलब है कि ये एक की एट्रीब्यूट है, या आप कह सकते हैं प्राइमरी की है। तो रोल नंबर आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा, एज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम को टेबल में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, बट इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। आपको याद है कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जिसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेम है, नेम को आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। एड्रेस को भी आप सिटी, एड्रेस, हाउस नंबर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जब टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है टेबल का नाम तो वही स्टूडेंट रहेगा। और अगर हम इसके कॉलम्स की बात करते हैं तो अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो हमारे पास रोल नंबर रहेगा पहला कॉलम, फिर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम रहेगा, उसके बाद लास्ट अंडरस्कोर नेम रहेगा, उसके बाद सिटी रहेगी, स्ट्रीट रहेगा और हाउस नंबर रहेगा। इस तरीके से हम इस डायग्राम को टेबल में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरी नियम में देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास जो एंटिटी सेट है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। आपको याद होगा हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में बात किया था, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है कि अगर एक एंटिटी के पास एक वैल्यू है, जैसे कि अगर एक इंसान के पास एक पैन कार्ड होता है तो ये हमेशा सिंगल वैल्यूड कहलाएगा। लेकिन अगर एक इंसान के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हैं तो ये कैसा होगा, मल्टी वैल्यूड। एक आदमी के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं तो ये मल्टी वैल्यूड है। तो ये जो डायग्राम है आपके मल्टी वैल्यूड के लिए है। तो उसको हम कैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ हमारे पास रोल नंबर है, सिटी है और मोबाइल नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इलिप्स, 2 इलिप्स हैं, तो ये डिनोट करता है कि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको 2 टेबल में डिवाइड किया है। पहला है रोल नंबर, सिटी और दूसरा है रोल नंबर, मोबाइल नंबर। क्या आप बता सकते हैं ऐसा हमने क्यों किया? हम इसको एक टेबल में भी कर सकते थे, सोचिए इसके बारे में। हाँ, आपने सही सोचा। अगर मैं इसको एक टेबल में लेके आता हूँ तो दिक्कत क्या आएगी, रोल नंबर, सिटी और मोबाइल नंबर अगर हम लेके आए तो आप देख सकते हैं अगर मोबाइल नंबर बार बार रिपीट होगा तो इससे क्या होगा, सिटी बार बार रिपीट होगी, जिससे डुप्लीकेसी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। इसलिए डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हमने इसे 2 टेबल में डिवाइड किया है। तो सिटी का बार बार डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो रोल नंबर, सिटी और रोल नंबर, मोबाइल नंबर। अब चलिए हमने इतना सारा पढ़ लिया, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे हम देख पाएँ कि क्या हम अब अच्छे तरीके से ER डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन कुछ ले रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें एक हॉस्पिटल के लिए ER डायग्राम बनाना है जिसमें सेट ऑफ पेशेंट्स हैं, सेट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स हैं और उस पेशेंट के साथ कुछ सेट ऑफ आप कह सकते टेस्ट हुए हैं या एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि कंस्ट्रक्ट एन ER डायग्राम फॉर ए हॉस्पिटल विथ ए सेट ऑफ पेशेंट्स एंड ए सेट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, एसोसिएट विथ ईच पेशेंट ए लॉग ऑफ वेरियस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड।
तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको बनाएंगे। तो आपको हमने पहले से बताया था, आपको सबसे पहले इसमें से एंटिटी निकालनी है। एक बार एंटिटी निकल जाएगी उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, और एट्रीब्यूट्स निकलने के बाद हमें उसे एक ER डायग्राम में ER के सिंबल के हिसाब से एक डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद उस डायग्राम को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके एंटिटीज़ को निकालते हैं। तो देखिए हॉस्पिटल के लिए जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सोचिए क्या होगा। तो हम यहाँ पे पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट मेरा एक एंटिटी हो जाएगा। उसके बाद हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी एक एंटिटी हो जाएगी। उसके बाद हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो मेडिकल टेस्ट होंगी उसके, तो टेस्ट भी एक एंटिटी सेट हो जाएगा। तो 3 एंटिटीज़ आपको दिख रही हैं, और साथ में कुछ रिलेशनशिप भी हमें यहाँ पे दिखेंगे, जैसे टेस्ट जो कंडक्ट होंगे और डॉक्टर जो टेस्ट लिखेगा। तो अगर हम इसको पूरा समअप करें तो हमारे पास 5 टेबल्स इसमें बनने चाहिए। अब हम 5 एंटिटीज जो हम बात कर रहे हैं, अब हम उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो पेशेंट का जब भी एडमिट होता है तो पेशेंट के पास एक पेशेंट ID नंबर होता है जो यूनिक होता है। तो पेशेंट ID नंबर होगा, पेशेंट का नाम होगा, पेशेंट का मोबाइल नंबर होगा, पेशेंट का एड्रेस होगा। अब चलिए हम डॉक्टर की बात करते हैं। तो डॉक्टर के पास भी डॉक्टर का एक ID होगा जो यूनिक ID होती है, डॉक्टर का नाम होगा, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्थो का डॉक्टर है या मान लीजिए प्लेन MBBS है, तो वो चीज़ आपका इसमें रहेगा। उसके बाद हम टेस्ट की बात करते हैं। तो जो भी टेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हर टेस्ट जब हम कराते हैं तो एक टेस्ट का एक टेस्ट ID नंबर होता है, जिससे कि अगर बहुत सारे पेशेंट आके टेस्ट करा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सारे टेस्ट रिपोर्ट एक साथ मिल जाए। तो हर का एक टेस्ट ID होगा। फिर टेस्ट किस टाइप का है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो टेस्ट का रहेगा, और टेस्ट का नाम रहेगा। तो ये सारे हमने एट्रीब्यूट्स निकाल लिए। अब चलिए हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए अब ये हमने 5 टेबल्स लिख लिए हैं। पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, टेस्ट हो गया, और 2 हमारे रिलेशनशिप टाइप के हैं। तो चलिए अब हमने जैसे एट्रीब्यूट्स निकाल लिए, अब चलिए इसको हम टेबल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेशेंट हमने लिखा हुआ है। पेशेंट जैसा हमने देखा, पेशेंट का ID है, नेम है, इंश्योरेंस है। वैसे ही हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर का ID है, नेम है, उसका स्पेशलाइजेशन है। टेस्ट का ID है, टेस्ट का नेम है, डेट है, और इनके बीच में जो डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप उसका भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम उन टेबल को एक्सेस कर सकें। तो डॉक्टर पेशेंट में पेशेंट ID और डॉक्टर ID आपने देखा है, ये हमने दोनों को अंडरलाइन करके रखा है, मतलब दोनों के दोनों आपके की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की हैं, जिससे कि इस टेबल के द्वारा आप पेशेंट और डॉक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये उनको जोड़ेगा। उसके बाद टेस्ट लॉग आप देख रहे हैं, इसमें भी टेस्ट ID और पेशेंट ID, ये भी आपके दोनों के दोनों की एट्रीब्यूट हैं, और ये आपके टेस्ट और पेशेंट टेबल को जोड़ेगा। तो इसके द्वारा आप सारे के सारे टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके ER डायग्राम पे आते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है। तो हमने पहले सारे के सारे एंटिटी निकाली, एंटिटी के बाद हमने इनके एट्रीब्यूट्स निकाले, और एट्रीब्यूट्स के बाद हम उसको एक टेबल के फॉर्म में ला सकते हैं, और उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट के सारे एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। आप टेस्ट देख सकते हैं, टेस्ट एक एंटिटी है, और सारी की सारी एंटिटी जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में आ रही है, वो सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और उनके एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास आप देख सकते हैं सबके अंदर की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरीके से हम एक सही तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं, और इसको हम एक अच्छे डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक और ER का क्वेश्चन है, जिसमें हम एक इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ कस्टमर हैं, कुछ कार हैं उस कस्टमर्स की, और कुछ एक्सीडेंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनके लिए भी एक ER डायग्राम बना सकते हैं। तो आपको वही काम दोबारा से करना है। हमें सबसे पहले एंटिटी निकालनी है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स को निकालना है, और एक बार ये सारी हो जाए तो हम उससे एक ER डायग्राम बना सकते हैं, और साथ में हम उसको टेबल के फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए कैसा बनेगा देखिए। ये हमारे पास इसके टेबल्स निकले। पर्सन एक एंटिटी है, कार एक एंटिटी है, एक्सीडेंट है, और पार्टिसिपेटेड एक रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जितने भी मेरी एंटिटी है सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, सबके अंदर की एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। तो ये भी हम टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। अब चलिए हम इसका ER डायग्राम देखते हैं। तो ये इसका ER डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन है, कार है, एक्सीडेंट है, और आप देख सकते हैं पर्सन ओन से कार,
पर्सन पार्टिसिपेटेड एक्सीडेंट और हर के हमने एट्रीब्यूट्स को लिखा हुआ है जो हमने निकाला था। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ER डायग्राम बना सकते हैं और बाद में इसके द्वारा हम एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हम जो लेक्चर है उसको समाप्त करते हैं। तो अगर हम समरी को देखें तो इसमें हमने आज जो पढ़ी, हमने एनहांस्ड ER मॉडलिंग के बारे में डिस्कशन किया और हमने ये भी देखा कि ER में क्या लिमिटेशन है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं एनहांस्ड ER मॉडलिंग से। इसके अंदर हमने जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन को पढ़ा। सो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से एनहांस्ड ER मॉडलिंग समझ आई होगी और आप अब इस पोजीशन में होंगे कि एक अच्छा मतलब ER मॉडल के द्वारा आप एक अच्छा डेटाबेस अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।